कटिहार के न्यू मार्केट में बीच सड़क पर खड़े होकर नगर निगम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे ये व्यवसायी हैं। 15 मिनट की बारिश में सड़कों पर नाले का गंदा पानी जमा होने से ये नाराज हैं। नाराजगी जताने के लिए इन लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। जिस तरह भक्त अपनी मुराद पूरी करने के लिए शिवालय में गंगा जल चढ़ाते हैं, उसी तरह जल जमात से आक्रोशित ये व्यवसायी नाले के गंदे पानी को कलश में भरकर और वहां नगर निगम कार्यालय के चौखट पर गंदा पानी डाला। स्थानीय लोगों में भी जल जमात को लेकर नाराजगी है। साथ ही ये डर सता रहा है कि जब 15 मिनट की बारिश में हाल बेहाल हो जाता है तो अभी तो पूरा मानसून बाकी है। 15 मिनट का, सिर्फ ओनली 15 मिनट का बारिश होने से पूरा कटिहार पानी के जैसे सैलाब, जैसे गंगा नदी बह रही हो। ये नगर निगम है, इसको डेवलपमेंट में बहुत आगे होना चाहिए। चाहते हैं कि यहाँ के एमएलए, एमपी और महापौर से कि इसका जल्द से जल्द निरीक्षण करे। आरा नगर निगम के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आरा सासाराम स्टेट हाईवे को बिहारी मिल रोड के पास जाम कर दिया गया। प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इन तस्वीरों को देखने के बाद खुद ब खुद समझ पाएंगे। देखिए सड़क का हाल है, फिसलन ऐसी है कि कोई 2 कदम भी सीधा नहीं चल सकता। कीचड़ की तो बात ही मत पूछिए। धूल धूसरित कीचड़ से ये सड़क फटी पड़ी है और इसी को लेकर यहाँ के लोगों में गुस्सा है, जो बारिश के साथ नगर निगम के खिलाफ बरस पड़ा है। जाम, प्रदर्शन और आगजनी की खबर मिलने के बाद मौके पर नवादा थाने की पुलिस पहुंची और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। प्रशासन की घंटों कोशिशों के बाद लोगों ने प्रदर्शन बंद किया और जाम हटाया। मानसून का इंतजार बेसब्री से किया जाता है। पानी की फुहारें मन को मोहती हैं, लेकिन पूर्णिया के दर्जनों परिवार ऐसे हैं जो मानसून के सपने में भी आहट से घबरा जाते हैं। ये नरक नहीं तो और क्या है। पूर्णिया शहर के बीचों बीच में ये नरक बसा हुआ है। नगर निगम की लापरवाही की वजह से दर्जनों परिवार हर साल मानसून शुरू होने के साथ ही नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर आरोप लगाया है कि 2007 के बाद से ही भगेलू शाह नाले की सफाई नहीं हुई और शिकायत के बावजूद निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की। नगर निगम पूर्णिया को कहने पर भी उन लोग को सुनाई नहीं देता। इस स्थिति में जो है नाला का पानी सबके घर में घुस जाने पर तरह तरह का बीमारी फैलने का डर है। सांप, बिच्छू, सारा जानवर भी घुस जाते हैं। पढ़ाई के लिए जान जोखिम में डालने वाले ये बच्चे, काम के लिए मौत को दावत देता ये शख्स, मौत को न्योता देती ये महिलाएं और बुजुर्ग, इन सब की समस्या का समाधान हो गया है। जल्द ही मौत का ये पुल पक्का पुल बनने वाला है। न्यूज 18 की खबर का ये असर है कि पूर्णिया सांसद इस पर गंभीर हुए और ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव से मुलाकात कर जल्द पुल निर्माण की मांग रखी। कार्यपालक अभियंता DPR तैयार कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में पुल का शिलान्यास भी हो जाएगा। पूर्णिया के बहुचर्चित बड़हड़ा कोठी का गोपीनगर परसा पुल पूर्णिया और मधेपुरा जिले के कई मुख्य इलाकों को जोड़ता है, लेकिन सालों से ये पुल मौत का पुल बना था। ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है और विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्देशित भी किया है कि अविलंब उसका DPR और उसका जो रिपोर्ट है समर्पित करने के लिए, ताकि पुल का जो निर्माण का कार्य है वो उसका मार्ग प्रशस्त हो सके, उसका निविदा की प्रक्रिया हो सके। पहले रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगे। जब बात नहीं बनी तो सड़क पर भूख हड़ताल शुरू हो गया। स्थानीय विधायक मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। ये धरना और विरोध है दरभंगा के कुशेश्वर स्थान इलाके में सड़क को लेकर। चुनाव नजदीक है, ऐसे में विरोध देखकर विधायक जी खुद पहुंच गए। लोग इज्जत देकर धरना स्थल तक पहुंचे, लेकिन फिर शुरू हो गई घेराबंदी। गांव वालों के सवालों का जवाब देते देते विधायक जी की फेफड़ी छूट गई। कभी पानी पीना पड़ा, कभी पसीना कम करने के लिए पंखा झेलना पड़ा, लेकिन गांव वाले तो जैसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन नेताजी तो नेता ठहरे, आश्वासन देकर किसी तरह जान छुड़ाकर निकल लिए। अब देखना है सड़क कब बनती है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच लाखों की संख्या में जिस तरह मजदूर बिहार लौटे थे, उसी तरह अब एक बार फिर वो वापस अपने काम पर लौटने लगे हैं। प्रवासी मजदूरों में गुजरात जाने वाले मजदूरों की संख्या काफी ज्यादा है। सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और शिवहर के मजदूर मुजफ्फरपुर जंक्शन से ट्रेन पकड़कर रवाना हो रहे हैं। घर से बाहर एक बार फिर रोजगार की तलाश में जा रहे मजदूरों का कहना है कि उन्हें घर पर उचित रोजगार मिल नहीं रहा, जिस वजह से वो मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। मजदूरी पड़ता है, इसलिए तो जाना पड़ता है ना। काम कर रहे हैं, यहाँ काम रहता था, काहे के ले जाते हैं। पर काम लिया है, वो काम वाला न मानता है। काम फोन करता है से हाँ आओ, यहाँ काम आदमी सब चला गया, काम कौन करेगा। 5 साल से वहाँ पर काम करता है, वो काम ना होगा तो फिर तो सेठ क्या करेगा, कहेगा काम छोड़ दो, टूट जाएगा मेरा कारखाना। फैक्ट्रियों और कारखानों का संचालन शुरू होने से कई फैक्ट्री मालिक भी अपने पुराने मजदूरों को वापस बुला रहे हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी संख्या में गुजरात वापस काम पर लौट रहे मजदूरों को लेकर रोजाना एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो अहमदाबाद तक जाती है। इसके अलावा साबरमती ट्रेन हफ्ते में 3 दिन मुजफ्फरपुर के रास्ते दरभंगा जाती है। ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की, जहां एक बार फिर चहल पहल देखने को मिल रही है। झोला झक्कड़ के साथ यूपी बिहार से मजदूरों का जत्था पहुंचने लगा है। ये मजदूर लॉकडाउन के दौरान अपने घर चले गए थे, लेकिन इनका कहना है कि घर में काम नहीं मिला और जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में काम तो करना ही होगा। दरअसल सूरत के ज्यादातर कल कारखाने यूपी बिहार के मजदूरों के भरोसे चलते हैं, लेकिन इनके घर लौट जाने के बाद काम मंदा पड़ गया था। ऐसे में व्यापारियों ने खुद पहल की और उनके घर जाकर समझाया, और फिर मजदूर वापस काम पर लौटने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपील का असर ये हुआ कि लोग जोर शोर से देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुट गए हैं। कैमूर के रामगढ़ प्रखंड के जमुरना पंचायत के मुखिया डॉक्टर संजय सिंह ने अपने क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिले में बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन का काम शुरू किया है। कम लागत और छोटे से जमीन के प्लॉट पर इसे लगाया जा सकता है और कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। एक टब में 1000 मछलियों को डाला जाता है, जो 6 महीने में 1 किलो की हो जाती है, और फिर एक टब में 6 महीने में 50,000 का मुनाफा होता है। मुखिया संजय सिंह अपने पंचायत में इसका जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि दूसरे भी प्रेरित होकर आत्मनिर्भर बने। संजय सिंह ने बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन के 3 फायदे भी गिनाए। जो मछली बिकेगा उसका 50% बचत में है, और दूसरा माइंड मेकअप, जो आदमी टेंशन में रहता है उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। मछलियों को दाना खिलाना, वो इसमें मजा आता है, दिमाग को सुकून मिलता है। और तीसरा, जो बगल की जमीन अगर बंजर है या इतनी बीमारियां हो रही हैं, उससे बचने के लिए, खाद से बचने के लिए, ये जो पानी उस खेत में जाएगा तो उसका उपज बहुत अच्छा होगा और उसमें खाद भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान के मन में स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीवन जीने की अगर इच्छा शक्ति हो तो शारीरिक अक्षमता भी उनके सामने घुटने टेक देती है, और इसे सच कर दिखा रही है देवघर के भोजपुर गांव की रहने वाली सरिता कुमारी। जन्म से ही दिव्यांग होने के बाद भी इनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई। ग्रेजुएशन करने के साथ साथ सरिता आसपास के बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगा रही है, साथ ही गाँव की महिलाओं और लड़कियों को हुनरमंद भी बना रही है। आज भी हमारे समाज में लड़कियों को बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया है। दुर्भाग्यवश अगर लड़की दिव्यांग हो तो उसे बोझ ही समझ लिया जाता है, लेकिन देवघर की सरिता ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके अंदर कोई मुकाम पाने की इच्छा शक्ति और जज्बा हो तो मुश्किलें खुद ब खुद आसान होती चली जाती है। अभी हम 25 बच्चों को पढ़ाते हैं और सिलाई भी सिखाते हैं। 10 औरत को सिलाई सिखाए हैं। दीदी हम लोग को पढ़ाती है और हम लोग सीखते हैं। क्या क्या चीज सीखती है? पहाड़ा, टेबल सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, ब्लाउज, साया, सूट, सलवार।
यही सीख रहे आगे। क्या करोगे सीख कर? सीख के आगे कपड़ा सिएंगे, पैसा कमाएंगे, अपना गुजर बसर करेंगे। ये सारंडा के ग्रामीण इलाकों के ग्रामीणों का प्रदर्शन है। लौह अयस्क खदानों के खिलाफ ये ग्रामीण गोलबंद हो गए हैं और जड़ जंगल जमीन बचाने के लिए माइंस प्रबंधकों के खिलाफ आर पार की लड़ाई की रणनीति बना रहे हैं। घने जंगलों और खूबसूरत वादियों के बीच सारंडा में कई लौह अयस्क खदानें हैं, जिनमें भारत सरकार के सेल के गुआ, चिरिया, किरीबुरु के माइंस के अलावा कई निजी मालिकों के माइंस हैं। इन माइंसों से निकलने वाला कचरा, मलबा और छोटे बड़े पत्थर दर्जनों गांवों की उपजाऊ जमीन को बंजर बना रहे हैं। अब तक 40 से 50 एकड़ की जमीन बंजर हो चुकी है। यही नहीं, नालों के पानी में भी माइंस का लाल पानी मिल गया है, जिससे न सिर्फ ग्रामीणों का जीवन बल्कि जानवरों का जीवन भी खतरे में है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मांग की है कि उन्हें जमीन के नुकसान के बदले मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। इसके साथ ही ग्रामीणों ने वन विभाग से भी माइंस संचालकों की शिकायत की है। वन विभाग की तरफ से माइंस संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं गार्ड वाल बनाकर कचरा और लाल पानी उपजाऊ जमीन में जाने से रोकने के निर्देश दिए हैं। ये तस्वीर सूर्य की है। किसी बड़े हीरे के रूप में दिख रहा ये अपना वही सूरज है जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। नासा ने सूर्य का 10 साल के टाइम लैप्स का वीडियो जारी किया है। 61 मिनट के इस वीडियो में 42 करोड़ 50 लाख तस्वीरें ली गई हैं। नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने 10 साल में हर 0.75 सेकेंड पर सूर्य की तस्वीर ली और 2 करोड़ गीगाबाइट का डेटा एकत्रित किया। 61 मिनट के जारी किए गए वीडियो में नासा ने सूर्य के हर 1 घंटे की तस्वीर को जगह दी है। वीडियो जारी करने के साथ ही नासा ने कहा है कि सूरज बहुत बदल गया है। नासा के मुताबिक सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र हर 10 साल बाद पूरी तरह बदल जाता है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाखों चीनी उतरते हैं और फिर बोध गया मंदिर दर्शन के पहले होटलों में भी ठहरते हैं। लेकिन अब चीनी नागरिकों के लिए गया में ठहरना आसान नहीं होगा। दरअसल गलवान में चीनी सैनिकों के कायराना हरकत से लोगों में नाराजगी है। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। लोग मोबाइल से चीनी ऐप अनइंस्टॉल कर रहे हैं और इसी को देखते हुए होटल एसोसिएशन ने चीनी नागरिकों के लिए नो एंट्री का फैसला लिया है। गया में 100 से ज्यादा होटलों और लॉज में चीनी नागरिकों को कमरे नहीं दिए जाएंगे। फिलहाल तो कोरोना बंदी के कारण लोगों का आना जाना बंद है, लेकिन आगे भी ऐसा जारी रहता है तो चीनी पर्यटकों की परेशानी जरूर बढ़ जाएगी। कि इनका विरोध होना चाहिए और चीनी जो पर्यटक यहाँ आएंगे उनको यहाँ अपने यहाँ सुविधा नहीं देंगे। ये हमारे देश के लिए ये जो है मतलब दुश्मन। लॉकडाउन के दौरान समारोह पर रोक की वजह से शादियां रुक गई, लेकिन अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद खूब शादियां हो रही हैं। हालांकि कोरोना काल में उत्साह का तरीका बदल गया है। सिवान के मैरवा में भी एक शादी दिन में ही संपन्न हो गई, जिसमें कोरोना से बचाव को लेकर एहतियात बरता गया। बारातियों और आने वालों की स्क्रीनिंग की गई। शादी कराने वाले पंडित से लेकर दूल्हा दुल्हन तक मास्क में नजर आए। शादी में करीबी रिश्तेदारों को ही बुलाया गया था। इस दौरान न डीजे और बैंड बाजा दिखा और न ही जयमाल के दौरान हो हंगामा। कपड़ों पर कारीगर की कैंची चलने लगी है। इंच टेप से मापी शुरू हो चुकी है। शोकेस में रेडीमेड कपड़े सज गए हैं। दरअसल लॉकडाउन के कारण कपड़ों की बिक्री बंद हो गई थी, लेकिन अब अनलॉक 1 में जब दुकानें खुली तो सेल जोरों पर है। चुनावी साल होने की वजह से व्यवसाय से जुड़े लोगों में उत्साह है। पटना में विधायक आवास के आसपास खादी की ढेरों दुकानें दिख जाएंगी, जहां घंटे 2 घंटे में कुर्ता पाजामा तैयार किया जाता है। दुकानदार मानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर
नेता लोग कपड़े सिलवा रहे हैं। चुनाव में जीत हार तो होती रहेगी, लेकिन फिलहाल तो खादी व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। ताकि इस बार जो है चुनाव बहुत जोरों का टक्कर का होगा, इसलिए अभी से ही आदमी लोग ले रहे हैं कपड़ा उपड़ा। तबाही की ये तस्वीरें साल 2019 की हैं। मधुबनी जिले में कमला नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद हजारों परिवार बेघर हो गए। सबसे ज्यादा तबाही झंझारपुर प्रखंड के नरुआर गांव में हुई थी। सैलाब में सब कुछ बह गया, लेकिन गांव की महिलाओं ने अपनी हिम्मत को संजोए रखा। सैलाब गुजरने के बाद बुलंद हौसले के साथ अपनी तकदीर बदलने का इरादा किया और एक समूह बनाकर कपड़े और जूट का बैग बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे इनकी कोशिशें रंग लाती गई। वर्तमान में इन महिलाओं ने घर आंगन जीविका हैंडीक्राफ्ट नाम से गांव के अंदर ही लघु उद्योग स्थापित कर दिया। कोरोना काल में ये महिलाएं मास्क बना रही हैं, जिसके लिए बड़े पैमाने पर ऑर्डर भी मिल रहे हैं। यहाँ पर काम करे और कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर जाके क्या कुछ नहीं मिलता है। बाहर में भी अभी कोरोना का आती है तो सब बाहर से यहीं आ गए हैं सब। यूं पुरखों की जमीन बेचकर न जाया करो, क्या पता कब शहर छोड़ना पड़ जाए, इसलिए गांव में भी एक घर बनाया करो। कोरोना काल में अनाम कवि की ये पंक्तियां खूब मशहूर हुई। ये कहानी भी जमीन बेचने वाले की ही है, लेकिन जमीन सरकार की है। नरकटियागंज में साठी नहर की जमीन का सौदा किया जा रहा है। इसके लिए जगह जगह जमीन बिक्री का बोर्ड लगा है। पकड़ी ढाला से लेकर हरदिया गांव तक नहर की जमीनें बेची जा रही है। हाल ये है कि अनुमंडल मुख्यालय से लेकर गांव तक नहर की जमीन पर दुकान और मकान बन गए हैं। हालांकि अब जाकर जल संसाधन विभाग की नींद टूटी है। देखना होगा इस पर कार्रवाई कब तक होती है। खगड़िया पुलिस आपकी सेवा में, ये स्लोगन जिले में हर जगह देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक थानेदार पर लगे आरोप ने इस सेवा भाव पर धब्बा लगा दिया है। मामला चित्रगुप्त नगर थाने का है, जहां के थानाध्यक्ष और टाइगर मोबाइल पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक युवक ने बताया कि वो 14,60,000 रुपए लेकर बैंक में जमा करने जा रहा था, तभी पुलिस की टीम पकड़कर थाने ले आई और पैसे गायब कर शराब रखने के आरोप में जेल भेज दिया। पूरा मामला तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आरोप गंभीर हैं, सो एसपी ने भी मामले को गंभीर मान लिया है। में भी जानकारी मिली, इसकी प्रॉपर जांच होगी। जो आरोप है वो बेहद ही गंभीर है और बिल्कुल पुलिस विभाग के कार्यों के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह है। आपको लिए चलते हैं पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड। मिट्टी की दीवारों पर फूस की झोपड़ी, ये कोई आम झोपड़ी नहीं है, ये है कुमार डूबी पंचायत का कार्यालय। चौंक गए ना? जी हाँ, पंचायत भवन 5 साल से बन रहा है और बन ही रहा है। ऐसे में पंचायत की मुखिया अपनी झोपड़ी से ही पंचायत कार्यालय चलाती हैं। कुमार डूबी पंचायत में कुल 12 वार्ड हैं। अगर किसी भी वार्ड के ग्रामीणों की कोई भी समस्या हो, मुखिया की झोपड़ी में उन्हें जाना पड़ता है। ताज्जुब तो ये कि मुखिया का अपना घर भी पक्के का नहीं बना, वो झोपड़ी में ही रह रही हैं। जो भी काम होता है यहाँ पर होता है, पंचायत में नहीं होता है, तो सारा आदमी तो यहाँ पर आएगा ना। पंचायत तो ठीक नहीं है। आए दिन लोगों से भरा रहने वाला बरही थाने में सन्नाटा पसरा है। जीटी रोड के बगल में स्थित इस थाने पर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन अभी गेट पर नो एंट्री का बोर्ड चस्पा कर दिया गया है। साथ ही थाने को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। दरअसल 3 दिन पहले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जब उसकी जांच कराई गई तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला। संक्रमण की पुष्टि होते ही थाने में खलबली मच गई। 58 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को क्वारंटीन कर दिया गया। फिलहाल थाने का कामकाज बरही अनुमंडल कार्यालय से ही संचालित हो रहा है। इसके लिए दूसरे थानों से जवान और अधिकारियों को डिप्यूट किया गया है। बरही थाना को हम लोग कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं और उनके जितने भी पदाधिकारी या
कांस्टेबल या पदाधिकारी, उन सबको हम फॉर द टाइम बीइंग कि जब तक कि गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से 6वें दिन हम उनका सैंपल नहीं लेते। स्कूल की छत पर टेंट लगाकर अस्थायी आशियाना बनाते इन आदिवासियों को देखिए। ये कोई प्रवासी मजदूर नहीं जो क्वारंटीन का उपाय कर रहे, ये तो घाटशिला के गुड़ाबांधा के पावड़डीह गांव के निवासी हैं। दरअसल चारों ओर से पहाड़ी, नाला और झाड़ियों के बीच ये छोटा सा गांव बसा है, जहां जंगलों से भटककर हाथी और दूसरे जानवर आते रहते हैं। बीते दिनों हाथियों के झुंड ने 6 घरों को तोड़ दिया। 15 हाथियों का झुंड अभी भी इलाके में घूम रहा है। ऐसे में गांव के लोग दहशत में हैं और बचने के लिए स्कूल की छत पर शरण ले रहे हैं। हालांकि डर यहाँ भी है, लेकिन इससे बचने के लिए मशाल जलाते हैं और ढोल और नगाड़े बजाते हैं। पहले से ही मूलभूत संसाधनों की कमी झेल रहे ग्रामीणों के लिए ये बड़ी मुसीबत है। हाथी आता है, रात को आता है और ऐसे घर भी तोड़ देता है आके। हम लोग कहाँ रहेंगे? इसी चलते हम लोग स्कूल का ऊपर में है। तस्वीरें तिरुवनंतपुरम की हैं, जहां लॉकडाउन में छूट मिलते ही राशन दुकानों के बाहर हाथियों की कतार लग गई। जी, दरअसल केरल की सरकार ने घरेलू हाथियों के लिए भी राशन की व्यवस्था की है। आमतौर पर मंदिर में पूजा और त्योहारों के पहले हाथियों को बढ़िया दाना दिया जाता है, लेकिन अब राज्य के 512 हाथियों को सरकार राशन देगी। सरकार ने कुपोषण से बचाने के लिए अनाज देने की योजना भी शुरू की है, जिसके तहत हाथियों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। हाथियों को गेहूं की बोरियां दी गई हैं, साथ ही पैकेट दिया गया जिसमें चावल, रागी, गुड़ भी शामिल है। एक हाथी के लिए 16,000 रुपए का भोजन उपलब्ध कराया गया। हाथी के मालिक सरकार के फैसले से काफी खुश हैं। सुबह उठना और खेतों में पहुंच जाना, इन महिलाओं का ये हर दिन का काम है। कोरोना काल में जब लोग रोजगार को लेकर चिंतित हैं, ओडिशा के क्योंझर जिले की महिलाओं ने मिसाल पेश की है। लॉकडाउन के दौरान जब लोग घरों में बैठे थे, इन महिलाओं ने सब्जी की खेती शुरू की। बलभद्रपुर गांव की 23 महिलाओं ने खाली जमीन में बैंगन की खेती की और कुछ ही दिनों में इसका असर भी दिखने लगा। अब हर दिन ये महिलाएं बैंगन बेचकर पैसे कमा रही हैं। अभी तक 200 क्विंटल बैंगन बेचकर इन महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया है। तो फिर देर किस बात की, आप भी लग जाइए। काम तो काम होता है और फिर कमाई भी होने लगेगी। यह ओडिशा का पहला बायोफ्यूल उत्पादन केंद्र है, जिसकी शुरुआत ढेंकनाल नगर पालिका में हुई है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाली खाद कचरे से बनाई जाती है, जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों से इकट्ठी की जाती है। खाद का उपयोग बिना किसी दुष्प्रभाव के खेत में और बागवानी में किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के लिए नगरपालिका क्षेत्रों में प्रत्येक घर से अलग से गीला कचरा इकट्ठा किया जाता है। सभी कचरे को प्रसंस्करण इकाई में चरणबद्ध तरीके से उर्वरक में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके लिए संगठन के लोग घर घर जाकर लोगों से अपील करते हैं कि कचरे को बाहर न फेंकें, नगरपालिका के कूड़ेदान में ही डालें। तस्वीर देखकर धोखा मत खाइएगा, ये कोई ट्रेन नहीं है। ये मध्य प्रदेश में सतना जिले के जिगनहट सरकारी स्कूल है, जिसे जिला प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया था। यहाँ क्वारंटीन में रह रहे मजदूरों ने स्कूल की शक्ल ही बदल कर रख दी और स्कूल को वंदे भारत एक्सप्रेस का रूप दे दिया। 12 श्रमिकों ने 14 दिन के प्रवास में ये कमाल कर दिखाया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। जिले का एक और स्कूल है लोहरौरा प्राथमिक स्कूल। यहाँ भी क्वारंटीन के दौरान रह रहे मजदूरों ने स्कूल पर मेहनत की और रंग रोगन कर एजुकेशन एक्सप्रेस बना दिया। एक तरफ जहाँ क्वारंटीन के दौरान लोगों के लिए समय बिताना मुश्किल था, वहीं सतना के मजदूरों ने मिसाल पेश की है। गेम के लिए कोई कितना खर्च कर सकता है, 1000 या 2000 या फिर 5000।
लेकिन ऑनलाइन गेम फ्री फायर और पबजी लोगों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। आजमगढ़ में ऑनलाइन गेम का नशा एक छात्र पर ऐसा चढ़ा कि उसने अपने पिता के अकाउंट से 8 लाख रुपए उड़ा दिए। उसका मकसद सिर्फ गेम खेलना नहीं था, बल्कि गेम की दुनिया का बादशाह बनना था। लेकिन ऐसे गेम में काफी मेहनत करनी पड़ती है और सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल है। फिर हार से मायूस छात्रों को हैकर अपनी जाल में फंसाते हैं और उनके परिवार की कमाई को पल भर में अपने कब्जे में ले लेते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 8 लाख रुपए का पैसा जो है गेमिंग साइट में ले जा करके खर्चा किया और डेबिट कार्ड इस बच्चे का, इसके पिताजी का डेबिट कार्ड यूज़ किया था इसमें।